मैं श्रीमती उमा यादव शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्यावाड़ा बालोद से। पिछली कक्षा में बच्चों साझेदारी पुनर्गठन का मैंने अर्थ बताया था। विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण बताए थे, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि कौन सी दशाओं में होता है पुनर्गठन। साझेदारों के प्रवेश, साझेदारों के अवकाश, साझेदारों की निवृत्ति। तो आज मैं आपको संक्षिप्त में साझेदार का प्रवेश, साझेदार की निवृत्ति और साझेदार की मृत्यु के बारे में आपको बताऊंगी। और ये चैप्टर जो है आपको आगे डिटेल में भी पढ़ने हैं और इनके सवाल आपको बनाने पड़ेंगे। तो मैं इस पाठ में आपको संक्षिप्त परिचय दूंगी कि इसका नए साझेदार का प्रवेश। साझेदारी फर्म में कब हमें प्रवेश की जरूरत पड़ेगी? जब कोई साझेदार वर्तमान फर्म में अतिरिक्त पूंजी या प्रबंध कौशल को आवश्यकता का अनुभव करता है कि उसे व्यवसाय फर्म में पूंजी की आवश्यकता है या किसी विशेष प्रबंध कौशल व्यक्ति की आवश्यकता है, ऐसा अनुभव होता है, तब वह निर्णय ले सकते हैं कि किसी नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जाए। कब प्रवेश दिया जाए? जब व्यवसाय को, फर्म को यह महसूस होगा कि किसी विशेष प्रबंध कौशल व्यक्ति की आवश्यकता है या पूंजी की आवश्यकता है, तब फर्म क्या करेगा? एक विशेष व्यक्ति को साझेदारी फर्म में प्रवेश देगा। अब यह मैं बता दूं, साझेदारी अधिनियम 1932 के आदेश है कि यदि साझेदारी संलेख में उल्लेख नहीं है तो फर्म में नए साझेदार को प्रवेश देने का ठहराव विद्यमान साझेदारों की सर्वसहमति से हम कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। X तथा Y एक फर्म में साझेदार है जिनका अनुपात है 6:4। अब यदि उन्होंने Z व्यक्ति को, किसको? एक नया व्यक्ति जो कि Z है, उसको फर्म के लिए प्रवेश लेने का निर्णय ले लिया, तो यह साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्म का पुनर्गठन का एक रूप कहलाएगा। क्यों? क्योंकि Z फर्म में नया साझेदार है। क्या है? नया साझेदार। और पुराने साझेदार कौन है? X और Y। तो बच्चों बहुत अच्छे से मैंने आपको क्या बता दिया कि साझेदारी प्रवेश क्या होता है। बहुत संक्षिप्त परिचय मैं दे रही हूँ क्योंकि इस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। आगे इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसके सवाल भी बनाएंगे। विद्यमान साझेदार की निवृत्ति। अभी मैंने आपको प्रवेश बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगी साझेदार की निवृत्ति। एक फर्म का कोई विद्यमान साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेता है या अलग हो जाता है तो साझेदार के रूप में फर्म का उसका संबंध जो है वो समाप्त हो जाता है। क्या समाप्त हो जाता है? फर्म से उसका संबंध समाप्त हो जाता है। इसे साझेदार की हम क्या कहेंगे? निवृत्ति कहेंगे। कोई भी साझेदार जो है फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेता है या अलग हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? कि उसका फर्म, साझेदारी फर्म जो है वो समाप्त हो गया। यह निवृत्ति जो है कई कारणों से हो सकती है। कारण क्या होते हैं? वृद्धावस्था हो सकती है ना, व्यवसायिक रुचि में परिवर्तन हो सकता है, बीमारी हो सकती है। तो ऐसे कई कारण हैं जिससे कि साझेदार जो है वो व्यवसाय से अलग हो जाता है। कई कारण होते हैं। यदि साझेदारी ऐच्छिक होती है, क्या होती है? ऐच्छिक, तो साझेदार फर्म से कभी भी अलग हो सकता है। साझेदार की निवृत्ति के बाद व्यवसाय जारी रखने के लिए एक साझेदारों के बीच लाभ विभाजन के संबंध में नया ठहराव किया जाता है। क्या है? यदि निवृत्ति हो गई और हमें व्यवसाय जारी रखना है तो क्या करना पड़ेगा? साझेदारों के मध्य हमें लाभ विभाजन के संबंध में नया ठहराव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समझौता करना पड़ेगा, अनुबंध करना पड़ेगा। अतः साझेदारी की निवृत्ति तय शेष साझेदारों द्वारा व्यवसाय जारी रखने की स्थिति में साझेदारों के फर्म के संगठन का एक रूप होता है। क्या होता है? संगठन का, पुनर्गठन का
एक रूप होता है। सॉरी, संगठन बोल दिया मैंने। क्या होता है? पुनर्गठन का एक रूप होता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे देती हूँ। एक्स, वाई तथा जेड एक फर्म में क्या है? साझेदार हैं, जो कि 2:1 के अनुपात में साझेदार है। अब वृद्धावस्था के कारण क्या हुआ? वृद्धावस्था के कारण बी ने फर्म से निवृत्ति ले लिया। क्या ले लिया? फर्म से अलग हो गया। साझेदार कोई भी हो सकते हैं, ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड। उसमें से एक साझेदार क्या किया? वृद्धावस्था के कारण अवकाश ले लेता है। तो जो 2 साझेदार बचते हैं, कौन बचते हैं? एक ने निवृत्ति ले ली वृद्धावस्था के कारण, तो अब क्या बचे 2 साझेदार आपके पास बच जाते हैं। तो यह व्यवसाय को जारी रखने के लिए यह साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का ही एक रूप है। क्या है? पुनर्गठन का एक रूप है। क्यों? क्योंकि फर्म में अब 2 साझेदार हैं, जबकि पहले कितने साझेदार थे? 3 साझेदार थे। तो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया? विद्यमान साझेदार की निवृत्ति। अब मैं आपको बताऊंगी विद्यमान साझेदार की मृत्यु। इसका भी चैप्टर आगे है। क्या है? इसका भी चैप्टर आपका आगे डिटेल में है, बट मैं आपको एक संक्षिप्त परिचय इसके बारे में भी दे देती हूँ। जब किसी विद्यमान साझेदार की मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, और शेष साझेदार पूर्व जो फर्म होता है उस व्यवसाय को जारी रखते हैं, तो इसे फर्म को क्या कहेंगे? हम पुनर्गठन की श्रेणी में शामिल करते हैं। तो बच्चों, निवृत्ति का मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देती हूँ। 3 साझेदार हैं, ए, बी, सी या एक्स, वाई, जेड, कोई भी है। इनका अनुपात है 1:2:1। ये क्या है? साझेदार हैं, और इनमें से एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है। तो जो बचे साझेदार है, ए की मृत्यु हो गई मान लो, तो बी। अब हमारे पास 2 साझेदार बचे हैं। कौन बचे हैं? ए की मृत्यु हो गई और 2 साझेदार बचे हैं, बी और सी। या एक्स की मृत्यु हो गई तो बचे जेड, वाई और जेड। 3 साझेदार थे, एक साझेदार की मृत्यु हो गई। तो अब इस व्यवसाय को जारी रखने तथा लाभ विभाजन अनुपात को हम समान अनुपात में बांटने का निर्णय ले लेते हैं। क्या लेते हैं? जो बचे साझेदार हैं उस अनुपात को, लाभ हानि को बराबर अनुपात में बांटने का निर्णय ले लेते हैं। तो यह भी फर्म के पुनर्गठन की श्रेणी में आएगा। क्यों? क्योंकि फर्म में साझेदारों की संख्या एवं विभाजन अनुपात में क्या हो गया है? परिवर्तन हो गया है। संख्या और विभाजन के अनुपात में परिवर्तन हो गया है। तो बच्चों, ये क्या था? साझेदार की निवृत्ति। तो आपको मैं एक संक्षिप्त में बता देती हूँ कि हमने आज क्या पढ़ा। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने नए साझेदार का प्रवेश मैंने बताया, इसके बाद विद्यमान साझेदारों की निवृत्ति, और अंत में मैंने आपको बताया विद्यमान साझेदार की मृत्यु। अब मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी लाभ विभाजन का जो अनुपात है उसमें, और त्याग व प्राप्ति अनुपात जो है उसके आधार पर अनुपात की गणना करना। इसके हम सवालों को अगली क्लास में हल करेंगे। थैंक यू।